Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Hope you are doing well. As all of you know that we have started chapter number 3 of a new first year biological course, that is cell and subcellular organelle. Today is the 10th lecture and the topic we are going to discuss is mitochondria. In this video, we will discuss the origin, overview, structure, function of mitochondria and some specific features of mitochondria. It is a cellular organelle. We have studied a lot of organelle. So let's begin the video. सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओरिजिन की बात करते हैं कि ये कहाँ से जो है ये ड्राइव किया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात की जाती है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये ऐसा है, ठीक है, कि बहुत साल पहले जो प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं कि एवोल्यूशन हुई है जो प्रोकैरियोट्स हैं उसी से डेवलप होके जो लास्ट स्टेज है इंसानों की वो आई है, यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, वो भी प्रोकैरियोट से, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि बहुत से स्मॉल फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स जो थे जो रहते थे, स्मॉल बहुत छोटे साइज के थे और फ्री लिविंग थे, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं थे करते। वो ऐसा हुआ कि एक लार्जर प्रोकैरियोट ने उसको इनगल्फ कर लिया, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर ले गया। स्मॉल को इनगल्फ किया लार्ज ने, ठीक है, यानी कि खा लिया, अपनी बॉडी के अंदर रख लिया। और फिर बहुत साल गुजरने के बाद मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि उनके दरमियान सिम्बियोटिक रिलेशन बन गया। सिम्बियोटिक मीन कि वो दोनों फ्रेंडली रहने लग गए, दोनों एक दूसरे को जो है वो बेनिफिट देते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हमारे पास रिलेशनशिप की एक टाइप होती है जिसमें दोनों को जो है वो बेनिफिट होता है। दो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन होता है, इसमें दोनों जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और बेनिफिट हासिल कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या बेनिफिट था? इसमें बेनिफिट ये था कि जो लार्जर ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉलर को फूड प्रोवाइड करता था, न्यूट्रिएंट्स देता था उसको, ठीक है, और जो स्मॉलर था वो एटीपी प्रोड्यूस करता था लार्जर वन के लिए, ठीक है। तो इस तरह वो दोनों एक दूसरे के लिए जो थे वो काम करते थे। तो यही नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह ये ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बना। माइटोकॉन्ड्रिया के जो है वो ओवरव्यू की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड शेप ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। रॉड मीन लेंथ जो है उसकी ज़्यादा है और विड्थ जो है वो कम है, और ये पावर जनरेटर के तौर पर एक्ट करती है, यानी कि ये एनर्जी सप्लाई करती है। और सेलुलर एनर्जी का जो यूनिट है वो एटीपी होता है, वही सेल की करेंसी जो है वो कंसीडर की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, और उसके दरमियान जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी कि जो दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान स्पेस है वो बहुत कम होती है, ठीक है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। जो हमने अभी एक स्टोरी जो थी वो डिस्क्राइब की थी, एक कॉन्सेप्ट जो था वो देखा था कि जो स्मॉलर था वो एटीपी प्रोड्यूस करता था, तो वही काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो अब हम ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक था जिसको जो है वो एक बड़े प्रोकैरियोट ने डाइजेस्ट कर लिया या अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लिया, और अब जो है वो एक प्रॉपर ऑर्गेनेली के तौर पर कर है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किस सेंस में वो भी हम आगे देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कि माइटोकॉन्ड्रिया नज़र कैसा आता है। अभी हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक इसकी जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है और एक जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ, उस पर कोई रफनेस नहीं होती और बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जो कि सीव के तौर पर करती है। सीव मीन के वो फिल्टर करेगी जो बहुत ज़्यादा होंगे उनको मॉलिक्यूल्स को जो है वो बाहर करेगी, और जो है वो जो बहुत छोटे होंगे उनको जो है वो अलाउ करेगी कि वो अंदर पास कर जाए। तो ये फिल्टरिंग आउट का प्रोसेस जो है वो करती है। अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूटेड है। कन्वोल्यूटेड मीन बलदार है। इस तरह जो बलदार हैं वो एक इनफोल्डिंग्स बना देते हैं, तहें बना देते हैं जिसको क्रिस्टी बोला जाता है। इसकी वजह से जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। साइज सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज़ होगा? देखें, अगर हमारे पास एक सीधा सीधा धागा है, आप इसको सीधा करते जाए बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर उसी धागे को आप फोल्डिंग कर दें, मतलब इकट्ठा कर दें और एक टफ्ट बना दें, गुच्छा टाइप बना दें, तो वो बहुत कम जगह भी ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो वैसे ही ये बात है कि उसमें तहें बन जाती हैं, उसमें बल आ जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया वो इंक्रीज़ हो गया और जगह जो है वो कम हो गई है। और इनर मेम्ब्रेन के बाद जो है वो एक मैट्रिक्स है, ठीक है,
अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो ये इसकी डायग्राम है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल स्मूथ है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर इनर मेम्ब्रेन है, और ये इन दोनों के दरमियान में जो जगह है आउटर और इनर के दरमियान में, इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो फोल्डिंग्स हैं इसके अंदर तही हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। जो इनके अंदर इनर के अंदर जो फ्लूइड है इसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके पास राइबोसोम और आरएनए भी होते हैं, और एक इसके पास और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर है, दैट इज़ F1 पार्टिकल। सो दिस इज़ दी F1 पार्टिकल। तो ये जो है ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको F1 पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, डीएनए नज़र आ रहे हैं जो पर्पल इन कलर हैं, राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं जो कि ग्रीन इन कलर हैं, मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस नज़र आ रही है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है। फिर हम बात करते हैं F1 पार्टिकल्स की और एटीपी सिंथेसिस की। F1 पार्टिकल जिनको हमने अभी डिस्कस किया है, हम कहते हैं जो क्रिस्टल के इनर साइड होती है, इनर सरफेस होती है जिसमें मैट्रिक्स होता है, वहाँ पे नोब लाइक एक्सटेंशंस होती हैं। नोब ये जो है दिस इज़ अ नोब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक नोब की तरह का स्ट्रक्चर है। ये आप यहाँ पे देखें तो ये आपको जो मेहरून कलर में जो है नज़र आ रहे हैं वो नोब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि F1 पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स की बात करें तो इनके पास एक एंजाइम होता है जिसको एटीपी सिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है, जिसने सिंथेसिस करनी है एटीपी की। और जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कैरीज करने हैं, वो सारे भी वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। और अगर हम F1 पार्टिकल्स की बात करें तो वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, ये उनकी लोकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये तो बात कर ली है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर जो है वो काम करेंगे, तो हम इसके फंक्शन को भी इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसका सेलुलर रिस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिस्पिरेशन की बात करें तो रिस्पिरेशन 3 स्टेप्स में जो है वो होती है। द फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन इज़ क्रेब्स साइकिल, एंड द लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होगा रिस्पिरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। माइटोकॉन्ड्रिया साइट है ये आपने इसका फंक्शन के तौर पे भी इसकी जो है वो हेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये आप हम इसके फंक्शन को डिस्कस करने लगे हैं। ये क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिस्पिरेशन की एक साइट है, एक जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे रिस्पिरेशन जो है वो होती है। फिर ये जनरेट करवाएंगे एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जिसको आम ज़ुबान में एटीपी कहते हैं, जो कि सेल का करेंसी यूनिट है या जो है ये एनर्जी यूनिट है। जितने भी ऑक्सीजन है, क्योंकि रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हुए एटीपी जो है वो जनरेट करवाएंगे। एटीपी जो है वो सेल की करेंसी है या जो पावर है सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की। जितनी एटीपी ज़्यादा, लाइक ये पैसा है, जितना ज़्यादा होगा उतना बंदा ज़्यादा ऐश करेगा, तो जितनी सेल के पास एटीपी ज़्यादा होगी सेल की एक्टिविटीज़ उतनी ज़्यादा होंगी, ठीक है। यानी कि सेल उतने फंक्शन ज़्यादा परफॉर्म कर सकेगा। अगर उसके पास एनर्जी नहीं होगी, एटीपी नहीं होंगे, तो सेल जो है वो कुछ कर नहीं सकता। फिर एंजाइम की बात करें मैट्रिक्स में, तो जो है बहुत से एंजाइम जो हैं वो इसके मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, जो कि सेलुलर रिस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक क्रेब्स साइकिल। हमने अभी डिस्कस किया था, रिस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड उसकी बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, इसको हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया था, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। और जितनी भी प्रोटीन्स इनके अंदर चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जिनका फंक्शन होता है वो प्रेजेंट होती हैं इनर मेम्ब्रेन में, और जो F1 पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे मैट्रिसेस में, ठीक है। और F1 पार्टिकल के पास ही जो है वो एटीपी सिंथेटेज जो है वो एंजाइम होता है, जिन्होंने एटीपी सिंथेसिस जो है वो करनी है, और वो सिंथेसिस करेंगे तो इस तरह जो है वो एटीपी जनरेट होगी और सेल को एनर्जी मिलेगी, इसलिए इसको जो है वो पावर जनरेटर ऑफ द सेल बोला जाता है। अब हम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनोमी, ठीक है। ऑटोनोमी मीन्स सेल्फ डुप्लीकेशन, खुद से बन जाना। माइटोकॉन्ड्रिया सारी ऑर्गेनेली से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसके पास एक डीएनए होता है, और इसके डीएनए तो हमने इसका देखा है ना अभी जो पर्पल इन कलर था डायग्राम में। डीएनए की बात करें तो वो प्रोकैरियोट्स के डीएनए से मिलता है, यानी कि जो उसका साइज़ है वो 70 स्वेटबर्ग है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था राइबोसोम को बहुत डिटेल में। इसके पास डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, लेकिन आरएनए इसका मिलेगा प्रोकैरियोट से, ठीक है।
तो इसके इस साइज़ की बेस पे हम कहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कि हम कहते हैं एक जो है स्मॉल प्रोकैरियोट जो था वो इनगल्फ किया गया था एक लार्ज प्रोकैरियोट से, जिसने बाद में जो है वो एटीपी सेंसिस कर करके एटीपी जो है वो प्रोवाइड किए। तो वही यहाँ पे बात रिपीट हुई है कि वो जो हमने प्रोकैरियोट की बात की थी वो माइटोकॉन्ड्रिया था। और इस चीज़ का जो प्रूफ है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो 70S राइबोसोम है वो ये शो करता है कि ये प्रोकैरियोट था, और ये वो प्रोकैरियोट था जो इंडिपेंडेंटली रहता था, क्योंकि इसके पास डीएनए था, ये खुद से रेप्लिकेट भी कर सकता था, सब कुछ जो है वो खुद कर सकता था। लेकिन बाद में जब उसको इनगल्फ कर लिया गया तो वो जो है वो उसके बाद सिम्बियोसिस करने लगा, जिसको हम कहते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल बन गया। यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये है कि वो जो स्मॉल था वो इसकी ऑर्गेनेली के तौर पे काम करने लगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए जो इस चीज़ को शो करेगा कि ये जो है ये इंडिपेंडेंटली जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं करता, और इसके पास अपना डीएनए, और जब डीएनए हो तो रेप्लिकेशन जो है वो ईजी होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत जो इसके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के एक सेल के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है, 1 से लेकर 1000 तक भी होते हैं। लेकिन लाइक अगर एक सेल में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है तो उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। जैसे जब हम भागते हैं तो हमारे मसल्स काम कर रहे होते हैं, तो मसल्स में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे मसल्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट होंगे, बहुत लार्ज नंबर होंगे वहाँ पे, जो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी यूकैरियोट्स हैं सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, फंजाई हों या प्रोटिस्ट हों, और इतने बड़े होते हैं कि उनको जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से हम इजीली जो है वो देख सकते हैं। ये उनके साइज़ की बात की गई और उनकी प्रेजेंस की बात की गई, ठीक है। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Subscribe my channel for the latest update. Thank you.